नमस्कार बच्चों, मैं हूं बीके सर। आज बात करेंगे मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस जो अलजेब्रा का पार्ट है। और आप सबको पता होगा कि अलजेब्रा यानी कि इस यूनिट का वेटेज सीबीएसई बोर्ड 2025 क्लास 10th के पेपर में 20 मार्क्स का है, जहां पर हमें 4 चैप्टर्स पढ़ने हैं बच्चों। पहला चैप्टर है पॉलिनोमियल, फिर लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस एंड अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो आज इस वीडियो में हम क्या क्या करने जा रहे हैं मैं बता दूं। पहले डिस्कस करेंगे कि पिछले 3 इयर्स के ट्रेंड्स यानी कि 22 23 23 24 और 24 25 का सैंपल पेपर और पिछले दोनों वर्षों का सीबीएसई बोर्ड का पेपर और सैंपल पेपर, इन सारे को निचोड़ करके पहले देखते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का वेटेज यानी कि मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन क्या होना चाहिए 2025 सीबीएसई बोर्ड के पेपर में। ये आपका वेटेज वेरिएबल है क्योंकि अलजेब्रा यूनिट का पार्ट है। केवल 2 ही चैप्टर आपके पूरे इंटायर करिकुलम यानी कि 14 चैप्टर में है जिनका वेटेज फिक्स होना है। जैसे पहला है आपका रियल नंबर्स और सेकंड जो है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। दोनों का वेटेज 6 नंबर बिल्कुल फिक्स्ड है। एकदम से चेंज आपके नहीं होंगे 2025 के पेपर में। बाकी इनके चेंज हो सकते हैं क्योंकि पूरा यूनिट अलजेब्रा है 20 नंबर का, उसमें 4 चैप्टर है। तो आज के इस वीडियो में देखेंगे कि पिछले 3 साल का सीबीएसई बोर्ड के क्वेश्चन पेपर और सैंपल पेपर का ट्रेंड्स क्या कहता है। उसके बाद बात करेंगे सबसे इंपॉर्टेंट एक्शन प्लान का, जो मेरा बनाया हुआ एक्शन प्लान है, जो मैंने बहुत एक्सटेंसिव रिसर्च के बाद बनाया है 15 से 20 वर्ष के पिछले वर्षों के क्वेश्चन पेपर्स को देख करके। तो एक्शन प्लान में यह भी देखेंगे कि इस चैप्टर में क्या क्या अगर आप पढ़ लें तो आने वाले 2025 के पेपर में क्वाड्रेटिक इक्वेशन टोटली आपके लिए सेफ हो जाएगा। तो आइए बात करते हैं सबसे पहले मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन का। तो यह रहा आपके पास 4-5, देख लीजिए 22-23 का सैंपल पेपर, 22-23 का सीबीएसई बोर्ड का क्वेश्चन पेपर, 23-24 का सैंपल पेपर, उसके बाद क्वेश्चन पेपर और 24-25 का सैंपल पेपर। तो सबसे पहले हम बात करते हैं 22-23 का सैंपल पेपर जो बेसिक लेवल का है और बात करेंगे फिर स्टैंडर्ड लेवल का। तो बेसिक लेवल में 1 मार्कर में एक क्वेश्चन, 5 मार्कर में एक, यानी कि 6 मार्क्स का क्वेश्चन आया। 22-23 का सीबीएसई बोर्ड का पेपर में 1 मार्कर में 1 क्वेश्चन, 5 मार्कर में एक, यानी कि यहां भी 6 नंबर का आया। 23-24 के सैंपल पेपर की अगर हम बात करें तो 1 मार्कर में 2 क्वेश्चन, 5 मार्कर में 1, यानी कि यहां पर 7 मार्क्स का वेटेज हो गया। 23-24 का सीबीएसई बोर्ड का पेपर 1 मार्कर में 2 क्वेश्चन, 5 मार्कर का 1 क्वेश्चन, 7 मार्क्स हो गया। उसके बाद 24-25 का सैंपल पेपर तो 1 मार्कर में 2 क्वेश्चन, 5 मार्कर में 1, यानी कि यह वेटेज भी 7 मार्क्स का। तो सारे बच्चे जो सीबीएसई बोर्ड पेपर जो देने जा रहे हैं और उनका बेसिक लेवल से पेपर देने जा रहे हैं, तो ये बात तो मान करके चले कि करीब 95% कंफर्म्ड है कि 5 मार्कर में आपके एक प्रश्न पूछे जाएंगे, यानी कि सेक्शन डी का एक प्रश्न होगा जो 5 मार्कर में होगा। आप सोच रहे होंगे कि वह सवाल क्या हो सकता है बीके सर। तो मेरा ऐसा मानना है कि 95% केस में वह सवाल आपका वर्ड प्रॉब्लम से पूछा जाएगा 2025 के पेपर में जो 5 मार्कर होगा। हो सकता है उसके साथ इंटरनल चॉइस का भी एक क्वेश्चन पूछा जाए, तो आपका काम कहीं ना कहीं थोड़ा आसान हो जाएगा। अब बात करते हैं मेरे बच्चों स्टैंडर्ड लेवल का। स्टैंडर्ड लेवल में भी अगर आप देखते हैं तो 1 मार्कर में 1, 22-23 की बात करूं सैंपल पेपर का 5 मार्कर में 1, 6 मार्क्स। उसके बाद 22-23 का बोर्ड का पेपर 1 मार्कर में 1, और आ गया केस स्टडी से भी एक सवाल स्टैंडर्ड लेवल में पूछा जा सकता है। बेसिक लेवल में केस स्टडी से कोई भी सवाल 3 to 5 ईयर्स के अगर हमने क्वेश्चन पेपर के ट्रेंड्स को लिया है तो नहीं पूछा गया है। लेकिन 22-23 के सीबीएसई बोर्ड के पेपर में स्टैंडर्ड की बात नहीं कर रहा हूं, एक सवाल आपके पास 4 मार्कर का सेक्शन ई केस स्टडी का, तो 5 मार्क्स का वेटेज बनता है। फिर अगर हम बात करें कि 23-24 का सैंपल पेपर तो 1 मार्क का एक क्वेश्चन, 5 मार्क्स में एक क्वेश्चन, यानी कि सेक्शन डी में पूछा गया, तो 6 मार्क्स का वेटेज हुआ। 23-24 अगर हम सीबीएसई बोर्ड की बात करें जिसका कोड C3ABD/1 है, तो 1 मार्कर का एक क्वेश्चन और फिर से एक आपका केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन पूछा गया, यानी कि 5 मार्क्स का वेटेज रहा। और उसके बाद अगर हम बात करें तो
24-25 के सैंपल पेपर में देखो, 24-25 के सैंपल पेपर में 5 मार्कर से भी कोई क्वेश्चन नहीं आया, केस स्टडी से भी नहीं आया, यानी कि 3 मार्कर का 1 क्वेश्चन आया और 1 मार्कर में 1 क्वेश्चन, यानी कि 4 मार्क्स का इसका वेटेज हुआ। इससे ये पता चल रहा है कि 24-25 वाले पार्ट में जब आपका 4 मार्क्स का वेटेज जब क्वाड्रेटिक से पूछा गया है, तो ये बात बिल्कुल ध्यान में रखिएगा कि ये मार्क्स आपका कहां पर शिफ्ट हुआ, लीनियर इक्विवेलेंसी इन 2 वेरिएबल्स में शिफ्ट हो गया। आप पेपर चेक कर लीजिएगा, सैंपल पेपर, यानी कि अगर यहां से नहीं पूछा तो लीनियर इक्विवेलेंसी इन 2 वेरिएबल्स में वर्ड प्रॉब्लम 100% कंफर्म पूछा गया होगा। यानी कि वर्ड प्रॉब्लम की अगर मैं बात करूं तो शिफ्टिंग पॉसिबल है, अगर क्वाड्रेटिक से आया तो लीनियर से नहीं आया, तो अगर लीनियर से आ गया तो क्वाड्रेटिक से छोड़ दिए जाते हैं कभी कभी, ठीक है। तो ये टोटल आपका वेटेज का डिस्ट्रीब्यूशन रहता है। अब मैं बात करूं कि इसका वेटेज 2025 के सीबीएसई बोर्ड के पेपर में कितने मार्क्स का होने जा रहा है, तो मेरे अकॉर्डिंगली 5 to 8 मार्क्स का वेटेज, यानी कि कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि पूरे 80 नंबर में 8 नंबर का सवाल क्वाड्रेटिक से पूछा जाए, यानी कि 10% वेटेज आ सकता है। बाकी 5 to 6 तो बिल्कुल कंफर्म्ड है और आपके सामने टोटल ट्रेंड से यही कहता है। तो चलिए अब हम बात करेंगे बच्चों एक्शन प्लान के ऊपर कि एक्शन प्लान के अकॉर्डिंगली आप किन किन चीजों के ऊपर प्रैक्टिस कर लें ताकि आपका चैप्टर अच्छे तरीके से सेफ हो जाए। सबसे पहले आपको यह समझना है कि पॉलिनोमियल चैप्टर और क्वाड्रेटिक इक्वेशन में खास कोई डिफरेंस नहीं है। तो बहुत बार पॉलिनोमियल के क्वेश्चंस क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में भी पूछे जाते हैं, ये जरूर ध्यान रखिएगा। ऐसा अगर मान लो एक क्वेश्चन पूछ दिया जाए कि अगर एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल p ऑफ x इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 है, तो पूछा जाए कि सम ऑफ द जीरो, बोले तो अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू क्या होगा, तो आप सबको पता है कि अल्फा प्लस बीटा माइनस b बाई ए होता है, यानी कि माइनस अंडर ब्रैकेट माइनस 5/1 हो जाएगा, 5 के इक्वल होगा। या अल्फा इंटू बीटा पूछा जाए तो आप बोलोगे कि c बाई ए, दैट मीन्स कि सर 6 होगा। लेकिन यही क्वेश्चन अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन में पूछ दिया जाए तो क्वेश्चन कैसा लिखा रहेगा कि इफ एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इक्वल्स टू 0 देन फाइंड द सम ऑफ द रूट्स, यानी कि अगर रूट्स का सम, देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जब हम पढ़ते हैं तो रूट्स पढ़ते हैं और पॉलिनोमियल में जो हमने पढ़ा था वो 0 पढ़ा था, तो अगर यहां पर सम ऑफ द रूट पढ़ा जाए तो आंसर वही होगा मेरे बच्चों। बस यहां पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इक्वल्स टू 0 लिखा हुआ होगा। तो पहले इस बात को तो आप ध्यान में रख लें कि बहुत सारे ऐसे प्रश्न जो पॉलिनोमियल के हैं वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में पूछे जा सकते हैं, तो पहले इसको दिमाग में रख लीजिए। यानी कि पॉलिनोमियल में और क्वाड्रेटिक में बस केवल फर्क यही है कि वहां पर एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 था और यहां पर इक्वल्स टू 0। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में भी जब आप 0 निकालते थे तो उसको 0 से इक्वेट करते थे, है ना, और यहां पे शुरू से ही आपके पास 0 दे रखा होगा। तो ऐसा क्वेश्चन पहले पूछा गया, इसलिए मैंने आपको बता दिया। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल और क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में क्या डिफरेंस है ये जरूर ध्यान में रखिएगा। पूछा नहीं जाएगा कि डिफरेंस क्या है, मैंने जो बताया उसके बारे में बात कर रहा हूं। और कोई भी एक्सप्रेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं, तो भाई कोई भी एक्सप्रेशन अगर ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू अगर 0 के फॉर्म में लिखा जाए तो वो एक्सप्रेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक्सप्रेशन कहा जाता है। अब मेरे बच्चे आ गया जीरोज एंड रूट्स, बिल्कुल दिमाग में रखिए कि हम पॉलिनोमियल में इसे जीरोज के नाम से जानते हैं और क्वाड्रेटिक इक्वेशन में से हम रूट्स के नाम से जानेंगे। फॉर्मुलेशन ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, कभी कभी ऐसा प्रश्न आता है और आपके एनसीईआरटी बुक में दे रखा है, कोई वर्ड प्रॉब्लम दे रखा होगा, ठीक है, और आएगा कि उसको आप फॉर्मुलेट करके आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट करो, तो स्टेटमेंट के अकॉर्डिंगली आप कर सकते हैं। और मिडिल टर्म स्प्लिटिंग जरूर अच्छे तरीके से कर लीजिएगा। जितने टाइप्स के क्वेश्चंस बनते हैं मिडिल टर्म स्प्लिटिंग में, उसी को हम क्वाड्रेटिक के केस में फैक्टराइजेशन मेथड कहते हैं। नॉर्मली वही होता है, ठीक है, खास कोई डिफरेंस नहीं है। अगर कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस आ जाएं तो फिर बात अलग है, अदरवाइज सिंपल केस में जो आपने 9th में पढ़ा है वो फैक्टराइजेशन मेथड ही है। तो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग और यही आ गया फैक्टराइजेशन मेथड से। और कॉन्सेप्ट ऑफ डिस्क्रिमिनांट, डी एंड नेचर ऑफ रूट्स, यहां से एमसीक्यू में सवाल पूछे जा सकते हैं। आप सबको पता है कि d का जो मान होता है दैट इक्वल्स टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, और आप लोगों ने पढ़ा होगा कि अगर d ग्रेटर देन 0 हो तो रूट्स क्या होगा, रियल एंड डिस्टिंक्ट होगा। d इक्वल्स टू अगर 0 के बराबर हो तो रूट्स क्या होगा, रियल एंड इक्वल होगा। और d अगर लेस देन 0 हो तो इमेजिनरी रूट्स होता है।
आपके लैंग्वेज में नो रियल रूट्स। और केवल अगर रियल के बारे में पूछा जाए मेरे बच्चे, तो डी जो होता है ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 होता है, इससे भी प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इसके ऊपर भी अच्छे तरीके से प्रैक्टिस कर लीजिएगा। तो आ गया नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब उसके बाद देखो बेटे, यहां पर आता है कि डिटरमाइनिंग द वैल्यूज ऑफ एन अननोन इन्वॉल्व इन द क्वाड्रेटिक इक्वेशन व्हेन द नेचर ऑफ रूट्स इज गिवन रियल इक्वल। देखो के का मान निकालने के लिए अगर किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आपके पास कहीं पर अननोन टर्म, माने तो के का वैल्यू दे रखा है, एम का वैल्यू दे रखा है या एन का वैल्यू दे रखा है, ठीक है, और इक्वल के केस में के का वैल्यू निकालना, और रियल के केस में जहां पर एक कंडीशन होल्ड करता है के का वैल्यू निकालना, अच्छे तरीके से कर लीजिएगा। यह भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट आप सबके लिए बनता है। उसके बाद मेरे बच्चों आ जाते हैं सॉल्यूशन ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। यह फॉर्मूला बहुत सारे बच्चों के लिए ब्रह्मास्त्र है, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को अभी भी मैं देखता हूं कि फैक्टराइजेशन में बड़ी सारी प्रॉब्लम आती है। तो वैसे केस में पेपर में जब भी कोई क्वेश्चन आए और लगे कि फैक्टराइजेशन में आपको प्रॉब्लम है, तो फटाफट क्वाड्रेटिक फॉर्मूला x इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट अंडर डी अपॉन 2a से आप क्या करें, रूट्स को निकाल लें। तो दिस फॉर्मूला इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। फॉर्मूला कभी भी प्रूव करने के लिए नहीं पूछा जाएगा, इसको भी जरूर ध्यान में रखिएगा। अब उसके बाद कभी कभी क्वेश्चन आता है कि x के लिए सॉल्व करना। बहुत पहले क्वाड्रेटिक से ऐसा प्रश्न पूछा जाता था, वर्ड प्रॉब्लम के साथ एक इंटरनल चॉइस का क्वेश्चन हुआ करता था जहां पर सॉल्व फॉर x के लिए। लेकिन अभी आप भी x के लिए सॉल्व करना, यानी कि पूरे एक्सप्रेशन को सॉल्व करके क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना है। बनाने के बाद फिर क्वाड्रेटिक फॉर्मूला या फैक्टराइजेशन मेथड से आपको क्या करना है, सॉल्व करना है। मैं प्रीफर करूंगा कि क्वाड्रेटिक फॉर्मूला मेथड का यूज करना चाहिए अगर क्वेश्चन में कोई मेथड मेंशन नहीं है तो, क्योंकि बहुत बार मान लो x का आंसर ऐसा आ गया कि 3 प्लस रूट अंडर 5 अपॉन 7, तो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करके आप ये आंसर नहीं फाइंड कर सकते। तो ऐसे केस में बेटर है, सेफ है आपके लिए क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। चलो जी, अब आ गया। उसके बाद हम लोग आते हैं मेरे बच्चे वर्ड प्रॉब्लम के ऊपर आते हैं। वर्ड प्रॉब्लम में मैंने आपको बताया था कि बहुत सारे ऐसे वर्ड प्रॉब्लम होंगे जो लीनियर के भी हैं और क्वाड्रेटिक के भी हैं। तो कैसे डिफरेंस को आप समझोगे, तो किसी भी प्रश्न में, किसी भी क्वेश्चन में अगर रेसिप्रोकल वर्ड यूज किया गया है, स्क्वायर यूज किया गया है, प्रोडक्ट यूज किया गया है, तो वह प्रश्न 100% कंफर्म्ड है कि क्वाड्रेटिक से पूछा गया है। तो नंबर्स, बेस्ड ऑन नंबर्स, बेस्ड ऑन एज ग्रुप, टाइम एंड डिस्टेंस के ऊपर, और ज्योमेट्री। ज्योमेट्री मतलब वो ज्योमेट्री नहीं भाई, ठीक है, ट्रायंगल से, स्क्वायर का डायगोनल, ऐसे मतलब इससे रिलेटेड आपका ऐसा क्वेश्चन पूछा जाएगा। टाइम एंड वर्क के ऊपर, और एक अपना टाइप बना लो आप मिसलेनियस। तो अगर आप इस तरीके से प्रैक्टिस करोगे तो आप मान करके चलो कि क्वाड्रेटिक आपका मेरे बच्चों बिल्कुल सेफ है, यानी कि कहीं कुछ भी आप ट्रबल में नहीं पड़ोगे। तो इस एक्शन प्लान का जो आपके स्क्रीन पे दिख रहा है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो और स्क्रीनशॉट लेकर के अपने पास सेव कर लो, और आप अपना तैयारी इसके अकॉर्डिंगली करो। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आराम से अगर 7 नंबर का है या 8 नंबर का है या 6 नंबर का है, 100% मार्क्स लेकर के आप अपने आने वाले पेपर में, क्लास 10 सीबीएसई बोर्ड के पेपर में ला सकते हो। थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू। आने वाले सारे पेपर्स के लिए आप सबको बीके सर की तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं।